नमस्कार, जय भोलेनाथ। मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल वगैरह आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने वाली हैं। जो आज आपको आर्टिकल मिलेगा, ये एक क्राइम स्टडी है जो कि 2022 में घटी थी। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, पता भी चला था। वो जो उर्वशी के साथ हुआ, एक तो गलत, बहुत ज़्यादा गलत। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब मूर्खता करता है तो कोई ना कोई रीज़न बचकाना सा बन जाया करता है। मोहब्बत इंसान कभी कभी बिना सोचे समझे किसी से कर लेता है और उसके परिणाम बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक होते हैं। इस कहानी से एक सीख आपको ज़रूर मिलेगी कि बुरे के साथ बुरा कहानियों में होता है, वास्तव ज़िंदगी में बुरे के साथ ज़्यादा बुरा होता नहीं है। 2022 नाम उर्वशी, जो कि अपने भाई पारस और कज़न भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई में रहने आई थी। वैसे रहने वाली ये राजस्थान की थी और तकरीबन 7 साल से अपने दोनों भाइयों के साथ यहाँ पर रह रही थी। काम एक सोना रेस्टोरेंट करके था, उसमें वेटर का करती थी और ठीक ठाक कमाई होने की वजह से एक गाड़ी बलिनो भी खरीदी थी। उसी गाड़ी से इनका आना जाना हुआ करता था। अक्सर जो भाई पारस है, वो अपनी दीदी को लेने जाया करता था, कभी छोड़ने भी जाया करता था। तो ये सब सिलसिला बहुत सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। तीनों बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। जो आंखों में सपने थे पूरे हो रहे थे, क्योंकि मुंबई में रहना और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये जो हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देखते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा आसान नहीं होती। उनको भी रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी से गुजरना पड़ता है। कभी फैंस की बदतमीज़ियाँ, कभी जॉब का प्रेशर, कभी पिक्चर ना चलने का टेंशन, कभी पिक्चर ना मिलने का टेंशन। और ऐसा ही हर किसी के साथ मुंबई में या कहीं भी रहता है। जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें वो मुनाफा नहीं हो रहा जितना हमें होना चाहिए। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, जो अचीवमेंट है ये ठीक हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाए, इससे बेहतर हो जाए तो कमाल हो जाए। और ज़िंदगी में जिनसे प्यार करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो बस कहना ही क्या। होता क्या है कि 7 साल से अपने भाइयों के साथ यहाँ पर रह रही थी। अपने घर भी इनका आना जाना हुआ करता था। लेकिन 13 दिसंबर 2022, ये तारीख कुछ गलत बैठ गई। 13 दिसंबर 2022 को 9:30 बजे ये सुबह अपने जॉब के लिए जा रही थी। उर्वशी के साथ इनका एक दोस्त था जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसका नाम रियाज खान था। उसको सोना रेस्टोरेंट पे छोड़ने के बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया, ये कहकर कि मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। ये पहली बार नहीं हुआ होगा, तभी इतनी आसानी से उसने भी अपनी गाड़ी दे दी। और चलो, यारी दोस्ती में अपनी गाड़ी दे देना, अपनी बाइक दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोग आपस में जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कर लेते हैं, मैनेज चीज़ें हो जाया करती हैं। उर्वशी को ड्रॉप करने के बाद रियाज का कुछ अता पता नहीं रहा। रात में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ये उर्वशी के घर पर आया। उर्वशी के घर पर इसका भाई मिला। उससे बोलता है कि यार, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यानी कि इसका आना जाना पहले से भी था, तभी तो इतने आसान तरीके से और इतना फ्रेंडली होकर किसी के घर पर जाकर उसे बोलना कि मेरे सिर में दर्द है, एक कॉफ़ी पिलवा दो। पारस ने कॉफ़ी बनाई और इसने, रियाज ने पी और वो चला गया। जब जा रहा था उसे एक बात बड़ी अजीब लगी कि 8:30 बज गए और दीदी का फ़ोन नहीं आया। और इसका सोच क्यों था ऐसा, क्या ज़रूरी था उसे आज फ़ोन करना। उर्वशी अक्सर 5:30 बजे करीब 6 बजे के आसपास अपने भाई पारस को फ़ोन करके बोलती थी कि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, तू मुझे लेने आ जा। और ये गाड़ी से जाकर अपनी दीदी को ले आता था। 8:30 बज गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया। चिंता हुई तो इसने अपने जीजा जी को फ़ोन कर दिया। इनके जीजा जी भी यहीं मुंबई में रहते थे। उन्हें बड़ी अजीब लगी बात और उन्होंने तुरंत इसके घर पर पहुंचना सही समझा। घर पर आते हैं, सारी बात करते हैं, पूछते हैं। नहीं समझ आ रहा कि कहाँ गई, क्या हुआ। फ़ोन करते हैं रियाज को। रियाज भी बड़ा चिंता में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो अभी तक घर नहीं आई, उसे तो घर आ जाना चाहिए था। लेकिन एक काम करते हैं, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। अब रियाज
पारस और पारस के जीजा जी सब मिलकर उर्वशी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया और फ़ोन बार बार उसे मिलाए जा रहे थे। उर्वशी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अगर तू लेट भी हो रही है, कहीं अपनी किसी दोस्त के चली गई है, फ़ोन रिंग हो रहा है, कम से कम एक बार बात तो कर। फ़ोन करके सामने वाले को तसल्ली तो हो जाएगी, हाँ कि सब ठीक है। एक बार बात तो करना चाहिए था। लेकिन अब ज़रा कहानी यहाँ से पलटने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। 14 दिसंबर, महाराष्ट्र, रायगढ़ में पनवेल के पास जो पुल है, उस नदी में पिलर के पास एक फंसी हुई सी डेड बॉडी दिखी। यानी पिलर की वजह से वो आगे बह नहीं पाई। लोगों ने शोर मचा दिया, यहाँ पर भीड़ लग गई। तमाम लोग झांक कर देख रहे थे और सब चिल्ला रहे थे किसी तरह से कोई मदद करे, कोशिश करे। लेकिन जो सबसे सही काम था लोगों ने किया, पुलिस को फ़ोन करना। पनवेल पुलिस को फ़ोन किया गया। पनवेल पुलिस यहाँ पर आती है, बॉडी को निकालते हैं तो देखते हैं 25 से 30 साल की उम्र की कोई लड़की है। चेहरा अभी पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ था। तो आसपास के लोगों से पूछा और सभी ने मना कर दिया, नहीं हमने कभी नहीं देखा, हम नहीं जानते। पुलिस को ये हुआ कि इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद पानी में डूबने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब ध्यान से गले की तरफ नज़र गई तो समझ आया कि ये माजरा कुछ और है। ये पानी में डूबने की वजह से नहीं, ये शायद गला दबाकर मारी गई है, उसके बाद पानी में फेंका होगा। फ़ोटो खींचते हैं और आसपास लोकल एरिया में भी सर्कुलेट कर देते हैं, किसी ने इस लड़की को यहाँ आसपास देखा है। हर कोई मना कर रहा था, किसी के पास किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई आंसर नहीं था। पुलिस को इनके पास से किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अब सोचना समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि पता कैसे लगाएं कि ये कौन है। पैर में बस एक सैंडल और कुछ भी नहीं। इन्होंने सैंडल को उतार कर ढंग से देखा। इस पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ था। अब थोड़ी आसानी सी हुई कि देखने में तो ये सैंडल नई सी लग रही है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसका भी नाम लिखा है, तो इसके बारे में पता करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये फॉरेंसिक में भेजनी चाहिए, पोस्टमार्टम होगा तब जाकर चीज़ें खुलेंगी और क्लियर होंगी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया। अब उसमें भी यही आंसर आया कि गला दबाकर मारा गया है और फिर फेंका गया है। ये डूबने से नहीं मरी है, इसे मार कर फेंका गया था। कौन है लड़की नहीं पता। अब पुलिस ने बहुत कोशिश करी लेकिन ढंग से कोई चीज़ क्लियर सामने आ नहीं रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर है कौन। जब पुलिस ने यहाँ पर बहुत कोशिश करी तो उसके बाद उनको सीबीआई का मदद लेना पड़ा। सीबीआई को ये केस हैंडओवर करा गया। सीबीआई ने भी सबसे पहले यही चीज़ पूछी कि इनके पास जो चीज़ें मिली हैं वो क्या क्या हैं। डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, फ़ोन नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं है जिससे पता लगे, बस एक सैंडल है। सीबीआई ने भी उस सैंडल को जब देखा तो यही पता लगा कि ये लोकल कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ा ब्रांड हो तो एक बार को शायद आसानी होगी। लेकिन अब इस तरह के लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत हैं महाराष्ट्र में, न जाने कितने हैं, कैसे पता लगेगा। बहुत सारी खोज और बहुत सारी मेहनत के बाद कंपनी का पता चला कहाँ है। उन्हें फ़ोन करा गया और पूछा गया कि ये वाला जो सैंडल है ये आप किधर किधर डिस्पैच करते हो। जितनी ज़्यादा जगह होंगी उतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। जो सैंडल और सैंपल इन्होंने पुलिस ने उन्हें दिखाया था, पता चला सिर्फ 3 दुकानें हैं, बड़े शोरूम। और पुलिस ने यहाँ पर वो जो मृत लड़की थी जिसके बारे में पता करना चाह रहे हैं कि कौन है, किधर से है, उसकी फ़ोटो लेते हैं और तीनों दुकान पर जाने का अब प्लान करते हैं। पहली 2 दुकान पर किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। वो जो लड़की है, मृतक जो है, उसकी फ़ोटो दिखाते हैं। दोनों दुकान वाले मना करते थे कि नहीं, हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा और हमें ऐसा याद भी नहीं है। तो उनके सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, देखे गए, वास्तव में वो लड़की नहीं दिखी। अब ये तीसरी दुकान पर आए जो कि पनेल में थी। पनेल की दुकान में आकर जैसे ही उन्होंने फ़ोटो दिखाई तो एक लड़के ने पहचान लिया। उसने कहा कि हाँ, ये दीदी शायद सैंडल लेने आई थी और ये सैंडल मैंने ही इन्हें दिखाई थी। अब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी मिली थी। उन्होंने कहा कि एक बार हमें ये सीसीटीवी फुटेज देखना है, दिखाइए। अब फुटेज देखा गया तो उसमें ये लड़की दिख गई।
इसके साथ एक लड़का और था, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, उसका मतलब फिजिक थी। अब देखिए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और आर्टिकल बता रहा हूँ, मतलब बार भों भों आप सुन ही रहे होगे। अगर आप पहली बार आए हो तो देखिए, मेरे वीडियोस में इस तरह की आवाज़ें, मच्छर, कीड़े मकोड़े, एनाकोंडा या कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करिए। कहानी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका पता नहीं कि वो कब तक भौं भौं करेगा। हमारे को अपनी बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसके अंदर दिखा कि उस लड़की के साथ एक लड़का और है, जिसका कद काठी बॉडी बिल्डर टाइप का था। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर हुई। अब पुलिस ने कहा कि आपसे इन्होंने चीज़ें खरीदी हैं तो बिल बना होगा। बिल देखा गया, उसमें नाम पता पड़ा उर्वशी करके है, और ये नवी मुंबई में रहती है। क्योंकि वो लड़का कुछ कुछ बॉडी बिल्डर सा लग रहा था, तो पुलिस ने आसपास के सभी जिम में इसकी फ़ोटो घुमाई, सबसे पूछताछ शुरू करी और उनके सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू करे। किसी में भी इस लड़के का कोई खबर नहीं मिल रहा था। ये बात तो पता हो गई थी कि लड़की कौन है और किधर रहती है, लेकिन ये लड़के के बारे में भी पता चलना ज़रूरी था। 17 दिसंबर 2022 नेरुल थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और ये रिपोर्ट दर्ज कराने वाला पारस था। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, सीबीआई को पता चला और उन्हें पारस को फ़ोन किया। कहा कि आपको यहाँ थाने में आना है और आपसे ज़रूरी बात करनी है। एकदम से तो नहीं बता सकते कि आपको किसी की बॉडी की शनाख्त करनी है। जब ये थाने पहुँचा तो बॉडी दिखाई गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये मेरी दीदी है। उसको संभालना भारी पड़ रहा था, और वो इतना ज़्यादा टूट गया क्योंकि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। पारस को पुलिस ने जैसे तैसे समझाया, संभाला, और ये कहा कि आपके घर में बेटा कोई बड़ा है। उसने कहा मेरे जीजा जी हैं और मेरा कज़न भाई भी है, दोनों को फ़ोन करो। उन दोनों को बुलाया गया। उन दोनों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। ये अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे, और पुलिस ने इन्हें पूरा मौका दिया थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि एक बड़ा सवाल अभी भी है। वो जो बॉडी बिल्डर है लड़का, क्या तुम लोग उसे जानते हो? जब ये थोड़े से संभले तो पुलिस ने कहा कि बेटा, हमें आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि बताइए, और हम कैसे मदद कर सकते हैं, और दीदी के साथ ये किसने किया है? पुलिस ने कहा कि हम भी यही पता लगाना चाहते हैं। एक वीडियो दिखानी है, क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? देखोगे ज़रा। अब तीनों ने आकर जैसे ही वीडियो देखी, तीनों ने एक साथ नाम लिया। सर, ये रियाज है। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, रियाज तुम जानते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये दीदी का दोस्त है, और ये उन्हें छोड़ने और कभी कभी लेने आता था, और इसने किया है क्या ये? पुलिस ने कहा कि अभी हम भी यही पता लगाना चाह रहे हैं। बस अभी तक तो ये चीज़ सामने आई है कि आपकी दीदी के साथ शायद उनके जाने से पहले यही आसपास था, तो इससे भी बात करनी ज़रूरी है। इसके बारे में कितना जानते हो? ये शायद एक जिम में ट्रेनर है। पता करना शुरू करा। पुलिस के हाथ कामयाबी मिली। पता चला कि एक जिम में ये जिसमें ट्रेनर है, उसमें काफ़ी समय से ये दिखा नहीं है। पुलिस ने वहाँ से उसके घर का पता लिया। घर पहुँचे तो घर पर भी वो मिला नहीं, लेकिन घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी मिली। पत्नी ने बताया कि वो काफ़ी समय से घर नहीं आए हैं, और जब पुलिस ने पता करी कि कौन सी तारीख से वो घर नहीं आए हैं, तो वो डेट वही थी जब से उर्वशी गायब हुई है। पुलिस ने उसके नंबर की डिटेल निकालनी शुरू करी। ये जो रियाज खान था, उसके नंबर से कहाँ कहाँ बात हुई है, तो एक नंबर पे वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, और उसका और इसका, रियाज का, दोनों का लोकेशन भी साथ साथ चल रहा था। और तो और उर्वशी का नंबर भी इनके आसपास ही था। ये कह सकते हैं कि ये तीनों शायद एक ही जगह पर थे। वो जिस लड़के का नंबर था, उसका इमरान नाम है। अब यहाँ पुलिस ने क्या किया कि सिविल ड्रेस में इसके घर और जिस जिम में ये ट्रेनिंग देता है उसके आसपास रहना शुरू कर दिया। इत्तेफाक, वो सोचा कि सब पानी बह गया है, सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, अब मेरे को कौन ही पकड़ेगा।
या मेरे तक पुलिस का अब हाथ नहीं आएगा। वो निफराम होकर जिम आया था। पुलिस ने वहीं दर दबोच लिया, वहाँ से उठाकर थाने लाए। थोड़ी सी सख्ती करी और उसका मुंह खुल गया। उसने सब बता दिया। इस गुनाह में तेरे साथ था कौन? तो उसने नाम रियाज का बता दिया। रियाज को इसने 30,000 रुपये दिए थे, जैसा कि रिपोर्ट में है कि 30,000 रुपये में उसने ये मदद करी थी, काम करा था। रियाज ने बताया कि उर्वशी की जिस दिन छुट्टी हुई थी तो मैं उसे लेने गया था और फिर मैंने उसे कहा था कि कहीं घूमने चलते हैं। और जब घूमने के लिए हम निकले तो मेरा दोस्त इरफान भी गाड़ी में बाद में आकर बैठ गया था। और क्योंकि वो हमें परेशान कर रही थी, मुझसे शादी करने को कह रही थी और मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, इसी की वजह से हमने उसे, खैर दोनों की बात सामने आ गई। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, घर वालों को एक दुख मिला, जेल को एक कैदी मिला, लेकिन 2023 में बेल भी मिल गई। क्या बोलोगे इसे? लैक ऑफ एविडेंस, पता है? अरे भैया, लैक ऑफ एविडेंस, जो दोनों चीज़ें सामने हैं उनके, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं उनके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि ऐसा कुछ बता दिया गया, इनको किसी ने पानी में फेंकते हुए देखा नहीं था, इसलिए लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर इनको दोनों को बेल मिल गई। अब ये इरफान और रियाज तो शायद खुश होंगे, कहीं एक्सरसाइज कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। उर्वशी का कुछ अता पता नहीं। या ये भी हो सकता है कि जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ तो फिलहाल कोई नेक्स्ट उर्वशी इनकी गाड़ी में ऑलरेडी हो। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मर्ज़ी है आपकी। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ अब कुछ हटके आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।